नमस्कार दोस्तों। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। उसका बारे में आज आप ये वीडियो में देख वाला जा पूरी कला एवं संस्कृति ने आराम से राजस्थानी भाषा के अंदर ही आप समझने की कोशिश करेंगे। और ई चैनल को प्रधान दो फायदा होला। यहाँ तो राजस्थान जी के तो खूब सारा यूट्यूब पर पढ़ा मिल रहे थे, लेकिन इनमें दो फायदा थे। पहले तो इनमें राजस्थान जी के ना पर राजस्थानी भाषा के अंदर आराम से पढ़ेंगे ताकि आसानी से क्योंकि कोई चीज़ अपन यहाँ कनेक्टिविटी लागे, कोई भी चीज़ में अपन है यहाँ कनेक्टिविटी दिखे जाए तो वह अपन आसानी से समझ में आ जाए। तो एक तो ये फ़ायदा हो जाए और दूसरो फायदा ये हो जाए कि यहाँ तो यूट्यूब पर खूब सारा पढ़ा मिला जाए, खूब सारी वीडियोस डाल मिला जाए। लेकिन एक स्टूडेंट जो नई तैयारी चालू करे जो कोई भी, तो उन्हें दो चीज़ों की जरूरत रहे सबसे ज़्यादा। एक रहे हो कि उन्हें पहले तो समझ में आना चाहिए और दूसरों समझ में आ गया तो उन्हें बढ़िया नोट्स चाहिए, बढ़िया लिखेड़ा, मतलब बढ़िया तरीका से वो लिख सके नोट्स। ई तरीका की क्लास ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तो यूट्यूब पर खूब पढ़ा मिला थे, लेकिन वो यहाँ तो कोई को समझ में आ जाओ जाए और समझ में आ जाओ तो फिर नोट्स न मिलो का यहाँ लिखे हुआ ना, और कोई बढ़िया लिखा हो तो वो समझ में ना हो। तो आप इन दोनों चीज़ें लेर चलेंगे। पहले इस चीज़ पर समझ बात पर ध्यान देंगे और समझा पासे मैं जी हाँ कोई भी शुरू करे आप तो पूरा टॉपिक ना मैं बोर्ड पे ई तरीका से लिखूँ ताकि थे आराम से था का नोट्स बना सको। और अब आप यूट्यूब चैनल पर पूरी राजस्थान जी के धीरे धीरे अपलोड करेंगे सारा टॉपिक्स। और अगर बीच में उसका रह जाओ तो को बाद में वीडियो आ जाओगी। आज आप शुरू करेंगे सबसे पहले राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अबार जी 2022 से 23 के बीच में ये प्रश्न को ट्रेंड है ना, जे प्रश्न को ट्रेंड आ रहे जो वो कुछ ई तरीका से आ रहे थे कि जे अपना राजस्थान जीके का यहाँ भूगोल है, कला एवं संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, यहाँ में तो हल्का फुल्का प्रश्न हो जाए। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बार बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो करनो आए थे अगर कोई नई तैयारी चालू कर रही हो जब बार 2023 में आई के बाद में, तो सिंपल सी आपने पूरी वीडियो देख सके जो वो। और जितना भी टॉपिक आप करा रहे थे लगभग पूरा टॉपिक मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, तो वहाँ देख सके और वो साथ साथ करंट अफेयर चालवा दे। दोनों चीज़ें जब चलती जाओगी तो अपना आप ही मतलब था वो बेस अच्छे हो जाओ लो और फिर से पेपर देखा ला तो उसमें काफ़ी थान फायदे मिले लो, ठीक है। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहली सभ्यता है वो है कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता से जतरा भी जुड़ेड़ा फैक्ट है वो पूरा फैक्ट आप जानने की कोशिश करना। और इको लेवल मतलब आप कोई भी टॉपिक आप शुरू कर रहे थे तो लगभग उससे जुड़ा सारा इफेक्ट मैं बताऊँ था जहाँ पर प्रश्न आ रहे थे, पहले भी आ रहे थे और अब भी आ बाकी चांसेस थे। क्योंकि ज़्यादातर अगर थे राजस्थान का पेपर देखा ला तुम कुछ लिमिटेड सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, मतलब जो अपना ये इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, यहाँ से तो कुछ सिलेक्टेड प्रश्न थे जो बार बार रिपीट आ रहे होते, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता आप शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता के बारे में अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले स्थान भाई कोडेजिया। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पे है? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी। अब घग्गर नदी को हम क्या बोलते हैं? सरस्वती नदी भी बोलते हैं इसको। और घग्गर नदी, सरस्वती नदी या मृत नदी और नट नदी भी इसको बोला जाता है। तो आप कालीबंगा सभ्यता शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न आ सकते थे भाई कालीबंगा सभ्यता कौन सी जिले में? तो हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी। और घग्गर नदी में पहली सरस्वती नदी खेवजा और मृत नदी और नट नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये से नदी का नाम देके भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन सी सभ्यता घग्गर नदी के किनारे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद को काल भाई कशा टाइम पे थी। तो अब मैं जी हिसाब से लिख रही हूँ ना, कोई भी आराम से इन यहाँ को लिख सके थे, नोट्स बना सके और बार बार रिवीजन कर सके। क्योंकि जितने नोट्स कौन रहे हो ना अपन, जितने लिखे कौन रहे हो कतरो ही बढ़िया समझ में आ जाओ आप आना। अगर नोट्स को ना तो फिर वो टाइम पर रिवीजन नहीं हो तो फिर कोई मतलब कौन को काल कहीं जो को भाई टाइम कैसा टाइम से दिया तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। कालीबंगा सभ्यता को जो काल जो वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक माने जाओगे। अब ये जो नई तैयारी कर रहे हैं नया चीज़ें से पता नहीं है कि ईसा पूर्व का है। तो ईसा मसीह जो थे उनका जन्म होता है उसको माना जाता है 0, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म होता है जो उसको माना जाता है 0। और उससे पहले की जितनी भी वर्ष थे उनको हम बोलते हैं ईसा पूर्व। वन गाय हो जाए ईसा पूर्व और उनको बाद का जे भी वर्ष है वन बोला जाए ईसवी।
भाई कसी ईस्वी चाल रही तो बार कसे वर्ष चाल रही जो 2023 और ये कद की थी 2350 यानी या ईसा मसीह छो उनका जन्म सु 2350 साल पहली कालीबंगा सभ्यता को काल जो 2350 सु 1750 ईसा पूर्व यानी जो ईसा मसीह को जन्म छो ना आप जीरो आधार माना जा और उसके बाद यानी अब बार बता से पूछो तो ईसा मसीह का जन्म 2023 साल है गया ठीक है क्योंकि वो उन आप जीरो आधार माने और उसका बाद का 2023 साल चल रही थी 2023 चल रही है तो ईसा मसीह को जन्म लिए 2023 साल हो चुके हैं और ये सभ्यता जो है कालीबंगा सभ्यता कालीबंगा सभ्यता ये ईसा मसीह के जन्म से भी कितनी 2350 साल पहले है। तो अभी से इसको आज की डेट से माने तो कितने वर्ष पुरानी हो गई ये तो 2350 तो ये और 2023 तो ये तो ये लगभग 4500 साल पहले की सभ्यता हो गई है ठीक है। 3 फैक्ट दिए गया उसके बाद कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने करी इसकी कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में किसने की इसकी खोज अमलानंद घोष ने। कौन ने करी कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की कब की 1952 में। सभ्यता जो है ये क्या है स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया कौन सा है वो कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता एकमात्र ऐसे पुरातात्विक स्थल है जिसका जी को उत्खनन मतलब इको उत्खनन जो कालीबंगा सभ्यता को यो आज़ादी के बाद कराया जा। तो यो प्रश्न आ सके कि ऐसा यो प्रश्न आ सके कि ऐसे कैसे पुरातात्विक स्थल है जी को उत्खनन स्वतंत्रता के बाद करा ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया तो कौन सा हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता। और यहाँ भी आ सकता कई बार कहीं तो जो एग्जामिनर है वो ये कौन चाहो कि इन केवल एक ही फैक्ट पता हो वो 3-4 फैक्ट जान हो जाओ तो भाई इन पूरी जानकारी चाहिए कौन है। तो वो कालीबंगा सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है तो मैं 3 तो सही दे दिया। अब 3 में था ना पता ही कौन भाई कशो कालीबंगा सभ्यता तीसरो पुरातात्विक स्थल से कौन वो स्थिति में ऐसा प्रश्न के लिए था ना पूरा फैक्ट पता हो जाए तो ही थे ढंग से कर सको तुम। उसके बाद दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा। फैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऐसे कहते भाई कोई चीज़ पहली बतानी चाहिए बाद में बता दिया तो अपन पूरा कालीबंगा सभ्यता है उनका जितना भी फैक्ट उसको जुड़े रहा वो ध्यान रखना चाहिए। तो वो ऊपर नीचे जाओ थोड़ा सा तो वो तो कोई दिक्कत कौन थे रिवीजन कर ला बार बार तो थान सब चीज़ें याद है फैक्ट तो पूरा याद करना चाहिए। अब दशरथ शर्मा जो थे उन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया। तो यो अभी में सिर्फ 2-3 प्रश्न बन सकते किया गया बन सकते भाई कौन सी सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है कालीबंगा सभ्यता सिंधु सभ्यता की कौन सी राजधानी थी पहली दूसरी तीसरी चौथी उमा टिक मार्क में आ जाओ वो आ जाओ उसके बाद ये आ जाओ। तो कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा तो किसने कहा दशरथ शर्मा ने कहा। ये मुझे वाला प्रश्न थे यहाँ सोचो भाई यार आप अंडर से पढ़ रहे कोई पीसा दे रहा पड़ेगा प्रश्न या मुझे आवला या मुझे प्रश्न बना लो ठीक है। तो अगर यान ढंग से कर जाओला देख लीजिए पुराना पेपर उठार। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी युग की थी कांस्य युग की। तो ये प्रश्न यहाँ बन सकता कालीबंगा सभ्यता कौन सी युग की थी और ऑप्शन में दे दिया कांस्य युग ताम्र युग पाषाण युग। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी युग की थी कांस्य युग। उसके बाद ही मुझे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कालीबंगा जो कालीबंगा शब्द लिया जाए तो ये मतलब कहेंगे तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है काले रंग की चूड़ियाँ। ये सब चीज़ें थी लिख सका जा आराम से। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और उसके बाद 1961-62 में
1961 और 1962 में इसकी खोज, जो विस्तृत खनन है वो किसने किया था? एक तो खोज कर लिया, अब फिर वो विस्तृत खनन किया था, किसने किया था? वो किया था बीवी लाल यानी ब्रजवासी लाल व बालकृष्ण थापर। कालीबंगा सभ्यता का विस्तृत खनन किसने किया? 1961-62 में किया था, किसने? बीवी लाल और बालकृष्ण थापर ने। उसके बाद इंपॉर्टेंट थे कालीबंगा सभ्यता की जानकारी किसने दी थी? कालीबंगा सभ्यता की जानकारी कालीबंगा सभ्यता की जानकारी लुईस पियो टेस्सितोरी ने। ये नाम थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिल सकता है, ठीक है। और यो ही नहीं, राजस्थान जी के थे पूरी पढ़ला कसी किताब मस्ते पढ़ रहे थे, एग्जाम में नाम अलग मिल सकते, अलग को मतलब यहाँ को ना पूरा ही अलग ही मिल गया। अभी कोई टेस्सितोरी है, अब ये लुईस से अंडर लुईज भी आ सकते, थोड़ा बहुत यहाँ आगे पाचे जाओ थे, लेकिन थे पढ़ला तो आराम से पेपर में कर सकते। तो यह कालीबंगा सभ्यता के बारे में बेसिक जानकारी थी, ठीक है। और मन न लागे 20 कब 12 अब आप ये तो बेसिक जानकारी थी होगी। अब उसके बाद आप पढ़ लिया कालीबंगा सभ्यता से मिला क्या क्या कहाँ मिले होंगे, वो पढ़ लिया। उसके बाद कालीबंगा सभ्यता से कोई भी प्रश्न था वो कौन छूट रहे और पुराना पेपर उठा लीजिए, अगर यहाँ से प्रश्न न दिखे तो फेर कह दीजिए। कालीबंगा सभ्यता एक बार वापस देख लेते हैं क्या है। स्थान कौन से जगह से कालीबंगा सभ्यता मिली है? हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में ही है, ठीक है। नदी गग्गर नदी, सरस्वती नदी, मृत नदी या नट नदी के किनारे विकसित हुई। काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और इसका विस्तृत खनन 1961-62 में बीवी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन स्वतंत्रता के बाद किया गया, ठीक है। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा और युग सिंधु जो कालीबंगा सभ्यता का काल है वो युग कांस्य युगीन है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। और कालीबंगा सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी? लुईस पियो टेस्सितोरी ने जानकारी दी थी। खोज अमलानंद घोष ने की थी और विस्तृत उत्खनन बीवी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। उसके बाद अब आप देखेंगे कालीबंगा सभ्यता की विशेषता यानी उन्हें सो खोज करे जा उत्खनन करे जा तो कहाँ मिले जो उन्हें, ठीक है। तो उन्हें विशेषता लिख सकते थे, अवशेष लिख सकते थे, कहीं भी लिख सकते, विशेषता में कहीं सब चीज़ आएंगी। अब विशेषता कहीं थी कालीबंगा सभ्यता की? सबसे पहले लकड़ी की नाली। लकड़ी की नाली कौन सी सभ्यता से मिली आ सकता है प्रश्न, ठीक है। कौन सी सभ्यता से मिली लकड़ी की नाली? कालीबंगा सभ्यता से। एक साथ 2 फसल बोने के प्रमाण, एक साथ 2 फसलां बोबा का प्रमाण कोडो से मिला? कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रथम साख से, जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। जुते हुए खेत के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता में जो नगर थे, नगर कालीबंगा सभ्यता में नगर थे, वो नगर 2 भागों में, नगर 2 भागों में विभक्त थे। 2 भागों में विभक्त कैसे थे? पश्चिमी नगर जो था, पश्चिमी नगर था दुर्गीकृत और पूर्वी नगर, पश्चिमी नगर था दुर्गीकृत और पूर्वी नगर कैसा था? अदुर्गीकृत। विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य, विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए। सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा सभ्यता से। यहाँ से एक खोपड़ी मिली, क्या मिली? खोपड़ी। अब आप बोलोगे सर खोपड़ी के बारे में क्यों बता रहे हो? से एक खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेद थे। अब अंडा से एक खोपड़ी मिली थी जिसमें 6 छेद था। अब 6 छेद था तो 6 छेद से अब अपन का हमें पता पड़े तो शल्य चिकित्सा के, शल्य चिकित्सा की प्राचीनतम प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले?
कालीबंगा सभ्यता से मिले। कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि किस सभ्यता को, निम्न में से किस सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, तो कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद लास्ट की जो चीज़ें हैं वो क्या है कि अब कालीबंगा सभ्यता के बारे में जतरा थे पढ़ना ना बतराई कम से, ये मेन फैक्ट है। यामोसी प्रश्न आओ लोग पुराना पेपर देखला थे तो यामोसी लगभग प्रश्न आया था हर बार। एक दो प्रश्न को ऊपर नीचे जाओ तो लिए तो फिर रगड़े जाओ पढ़े जाओ कतरो भी ठीक है, वो कम कौन मेन फैक्ट यही है। यामोसी प्रश्न आओ जो उसके बाद क्या है KUR कैनेडी, KUR कैनेडी के अनुसार, KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। भाई अब पूरा तो पढ़ लिया आप, अब यो भी तो पढ़ना है भाई को अंत किया है यो, तो KUR कैनेडी जो अभी ना आप विशेष की पढ़ रहे जा, यहाँ का सबका बारह में थोड़ी पढ़ेगा नहीं, केवल ई को ही राय, ई की राय जो कालीबंगा सभ्यता का अंत पे ई की राय अलग थी, बाकी सब एक ही माना जाए कि भूकंप सु या कोई प्राकृतिक आपदा आई जी जिसू कालीबंगा सभ्यता को अंत है। बाकी KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का अंत संक्रामक रोग से हुआ, संक्रामक रोग से हुआ। ये कहा था KUR कैनेडी ने कि कालीबंगा सभ्यता का जो अंत हुआ है वो संक्रामक रोग से हुआ है। और बाकी सब क्या मानते थे कि इसका अन्य का देख लेना क्या, भूकंप या प्राकृतिक आपदा। और एक ही बात पे पहली तो बार 4-5 साल पहले पढ़ा जा KUR कैनेडी ने कि KUR कैनेडी ने कहा कि कालीबंगा सभ्यता का अंत जो है वो भूकंप वो संक्रामक रोग से हुआ। तो 2-3-4 साल पहले तो की बात की इतनी वैल्यू कौन थी, लेकिन जी कोरोना आयो तो एक ही बात की वैल्यू बढ़ गई कि यार हाँ जब कालीबंगा सभ्यता का अंत भी फेर हो जाए भाई संक्रामक रोग से हो जाए, तो अब ये आयो कोरोना तो सब ने वो भी है कि भाई हाँ यहाँ भी अंते से जी हिसाब से लोग मर रहे वो हिसाब से लोग आने लगे भाई हाँ ये हिसाब से भी अंते से तो एक ही बात में अब जार वजन बढ़े जाए। उसके बाद एक और लास्ट चीज़, कालीबंगा सभ्यता में जो मकान थे, ठीक है मकान, इनका मकान थोड़ी विशेष प्रकृति से बनाया जा। कालीबंगा सभ्यता में मकान ऑक्सफोर्ड पद्धति भी बोलते हैं इसको, है ना, ऑक्सफोर्ड पद्धति, जिसको क्या बोलते हैं ग्रीक पद्धति। कालीबंगा सभ्यता में मकान ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रीक पद्धति में बने हुए थे। तो ये है क्या पूरा फैक्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें मकान ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रीक पद्धति में बने हुए थे, कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता में मकान किस प्रकृति में बने हुए थे या मकान किस पद्धति में बने हुए थे, तो कौन सी पद्धति, ऑक्सफोर्ड पद्धति या ग्रीक पद्धति। तो कालीबंगा सभ्यता से जुड़ेगा यही फैक्ट है, यानी बार बार लिख लो एक पन्ना में और बार बार रिवीजन करो, पुराना पेपर देख लो, यहाँ उसी प्रश्न है। तो ठीक है, अब दूसरी सभ्यता अब चला जावा। तो प्राचीन सभ्यताओं में दूसरी जो काम की सभ्यता थी वह गणेश्वर सभ्यता। वह गणेश्वर सभ्यता के बारे में सबसे पहली भाई बेसिक चीज़ें थी जिनको बार बार रिवीजन करते थे। और कन्फ्यूजन भी यहाँ में बोलो भाई स्थान कसी हो कसी जो कसी नदी किनारे कसी सभ्यता जी और काल कसी हो कसी जो, तो यही चीज़ें थी बार बार रिवीजन में। ठीक है जाओली, गणेश्वर सभ्यता का स्थान कहाँ है, स्थान है इसका गणेश्वर सभ्यता का नीम का थाना एक जगह है, कहाँ पर है, सीकर में। कौन सी नदी के किनारे, कांतली नदी। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर में है, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। और खोज, गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में किसने की, रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तो रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की, कब की, 1972 में। और 1977 में, कब, 1977 में खोज इसने की। और उत्खनन भी 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। ठीक है, तो इसकी खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी।
और 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने ही उसका उत्खनन किया था। तो गणेश्वर सभ्यता में मेन चीज़ां तो यही है। उसके बाद अंडस कहीं मिले विशेषता कहीं जी की वो देख लें आप। गणेश्वर सभ्यता को एक बार उपनाम देख लियो। उपनाम कहीं जी ने गणेश्वर सभ्यता ने इन्हें ताम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता ने ताम्र संचयी सभ्यता भी कहे जाए। गणेश्वर सभ्यता ने ताम्र संचयी सभ्यता भी कहे क्यों कहे जाए? क्योंकि सबसे ज़्यादा तांबा जब उत्खनन किया गया सारी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा तांबा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ? गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुआ। इसलिए गणेश्वर को ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। बाकी इसकी विशेषता क्या है? गणेश्वर सभ्यता को भारत में सभी अब ताम्रयुगीन सभ्यता खूब सारी है। कालीबंगा सभ्यता कौन सी युग की थी? कांस्य युग की। ये कौन सी युग की है? ताम्रयुग की है। और भारत में सभी जो ताम्रयुग की जितनी भी सभ्यताओं थी, ठीक है, भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की ईमसु तो यह मान लेते ताम्रयुगीन सभ्यता मसू गणेश्वर जी सभ्यता जो है ईमसु तो यही प्रश्न हो लो कि ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी थी या सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? या भारत में सबसे ज़्यादा तांबा कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो उस भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता ने भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ था? गणेश्वर सभ्यता से। प्रश्न आ सकता है। कि किस सभ्यता से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा प्राप्त हुआ? गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सी बात असत्य है? और एक दे दिया, इसका उपनाम ताम्र संचयी सभ्यता है, यहाँ से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा प्राप्त हुआ, यहाँ से ये हुआ। तो फिर उन चारों में से कन्फ्यूजन हो जाते हैं हम। अब ये हमको जब हम पढ़ते हैं ना तो वो ये फैक्ट बहुत ऐसे लगते हैं कि यार मछली का कांटा प्राप्त हुआ, ऐसे तो ये तो ऐसे ये कर लेंगे यार। लेकिन जब वहाँ पे प्रश्न आता है 3-4 ऑप्शन आते हैं तो फिर वहाँ वो टाइट हो जाती है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा, सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है तो निर्यात भी यहीं से होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा सबसे ज़्यादा, सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा सबसे ज़्यादा गणेश्वर से निर्यात होता था। इसलिए गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्विक पुष्कर क्या कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पुरातात्विक पुष्कर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न होना चाहिए। यहाँ बार यह ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्र संचयी सभ्यता है, कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता है। लेकिन जब हमको हमारे दिमाग में तो ये होता है कि गणेश्वर सभ्यता कोड़े है सीकर में है, ठीक है, नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता। तो प्रश्न यहाँ भी आओ जाए कई बार बच्चा ने कन्फ्यूज करवा के लिए कि तांबा जिला कौन सा है? तांबा जिला कौन सा है? तो बच्चा कहीं करेला तांबा जिला। अब तांबा की जो मेन सभ्यता थी वो कोड़े से सीकर में, तो तांबा जिला कहीं जाओ सीकर, लेकिन ये गलत है। तांबा जिला कौन सा है? झुंझुनू। ये भी ध्यान रखना। मेनली प्रश्न आए वाला में अगर ते पुराना पेपर देखला तो यही मिलेला गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले में किस स्थान पर है? नीम का थाना सीकर में है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे स्थित है। खोज किसने की? 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने। उत्खनन किसने किया? 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, ठीक है। और भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसको कहा जाता है? गणेश्वर को कहा जाता है। बस यही से प्रश्न बनेगा। और तांबे से संबंधित आप समझो तांबा गणेश्वर, तांबे से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहा है वो गणेश्वर ही हो जाएगा उसका उत्तर, लगभग ये क्लियर कर लो आप। मछली पकड़ने का तांबे का कांटा, ताम्रयुगीन सभ्यता है, जो चीज़ें प्राप्त होगी तांबे की प्राप्त होगी। और तांबे की प्राप्त हो रही तो कौन सी सभ्यता से संबंधित होगी? गणेश्वर सभ्यता की। तांबे का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ? गणेश्वर से प्राप्त हुआ। मछली पकड़ने का सिंधु सभ्यता में जो तांबा को सबसे ज़्यादा निर्यात थे वो जो, अब तांबा सबसे ज़्यादा अंडे मिल रहे थे तो निर्यात भी अंडे से
अब सिंधु सभ्यता में तांबा को सबसे ज़्यादा निर्यात गणेश्वर से हो, जो इसलिए गणेश्वर को सिंधु सभ्यता में क्या कहते हैं, पुरातात्विक पुष्कर भी कहा जाता था। तो गणेश्वर सभ्यता में यही प्रश्न होला, या नहीं बार बार रिविजाई या कोई बार बार रिवाइज करो, अंडोनी भाग बस ज़्यादा जाए, आप कम पढ़ा लेकिन वो बार बार रिवीजन करा, पेपर देख लीजिए पुराना, या मुझसे प्रश्न है यार आगे भी या मुझसे। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है वह है बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता को स्थान कहाँ है तो कोडे कीजिए, तो यह अच्छे मैं रेव झंडे की स्थान कहाँ है इसका, विराटनगर, विराटनगर जयपुर। ठीक है, विराटनगर जगह है जयपुर में जहाँ पर ये बेराट सभ्यता पाई जाती है। नदी कौन सी थी इसकी, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी, बाणगंगा नदी के किनारे ये विकसित हुई बेराट सभ्यता। इसको बाणगंगा नदी को क्या बोलते हैं, अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा नदी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये विराटनगर था, विराटनगर क्या था, मत्स्य जनपद की राजधानी। मत्स्य जनपद क्या था, ये आप पढ़ोगे राजस्थान जी के, तो अपने जो राजस्थान था उसमें अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर वाला, उसको मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता था। मत्स्य जनपद की, इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि मत्स्य जनपद की राजधानी, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर। ठीक है, इसमें से प्रश्न आ सकता है यह भी। ठीक है, तो जब यहाँ पे खोज की गई बेराट सभ्यता में, तो यहाँ पे बेसिकली बेराट में क्या है, 3 डूंगरियाँ हैं, ऐसे 3 पर्वत है जिसको राजस्थान में डूंगरी तो बोलते हैं। पहली का नाम है बीजक, दूसरी का नाम है भीम डूंगरी, और तीसरी है गणेश डूंगरी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये भी एक काम की नहीं है, इसको भी देख लेते हैं पहले कि भीम डूंगरी से उनको क्या मिला, कि यहाँ पे एक तालाब है भीम डूंगरी से। यहाँ से इस सभ्यता को बोला जाता है कि प्रश्न आ सकता है अपना, यहाँ भी प्रश्न आ सकता है जो महाभारत कालीन सभ्यता कौन सी है, या कौन सी सभ्यता महाभारत काल से संबंधित है, तो वो कौन सी है, बेराट सभ्यता। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम महाभारत कालीन अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष, महाभारत कालीन अवशेष बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। कहाँ प्राप्त हुई भाई, आप देख रहे हैं दूसरी डूंगरी का नाम क्या नाम है, भीम डूंगरी। अब इसका नाम भीम डूंगरी क्यों रखा गया, यहाँ माना जाता है कि जो पांडव थे महाभारत में, उन्होंने विराटनगर में अपना अज्ञातवास पूरा किया था। महाभारत देखियो किसी ने तो उसमें वो बात करते हैं, और विराटनगर वाला जो क्षेत्र था वो जयपुर वाला ही क्षेत्र था। और मत्स्य जनपद, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे मत्स्य जनपद की मोर वंश की जानकारी मिलती है, सारे फैक्ट देखेंगे हम। तो महाभारत कालीन अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुई, बेराट सभ्यता से। भीम डूंगरी से हमको क्या प्राप्त हुआ, ये भीम डूंगरी से हमको भीमलत कुंड प्राप्त हुआ। ठीक है, भीम डूंगरी से क्या प्राप्त हुआ, भीमलत कुंड प्राप्त हुआ। प्रश्न आ सकता है कि भीमलत कुंड कौन सी सभ्यता से संबंधित है, बेराट सभ्यता से किस डूंगरी से प्राप्त हुआ, तो भीम डूंगरी से प्राप्त हुआ। और इसके बारे में माना जाता है कि यहाँ पे भीम ने एक लात मारकर ये तालाब बना दिया था, इसलिए इसको भीमलत कुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 डूंगरियाँ, गणेश डूंगरी से कोई इफेक्ट नहीं है अपना, भीम डूंगरी से भीमलत कुंड प्राप्त हुआ। ये बेराट सभ्यता से संबंधित है, यो ध्यान रखना है अपना। बीजक की डूंगरी जैसे बीजक, जो अपने लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और यहाँ चीज़ देख सकते हैं, मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। ठीक है, और मत्स्य जनपद बेसिकली किसके संबंधित है, मौर्य वंश से। तो यहाँ पे मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अब बीजक की पहाड़ी में सो अपन कहीं मिले, बीजक की पहाड़ी, बीजक डूंगरी से कहीं मिले। यहाँ से 2 शिलालेख हमको प्राप्त हुए। ठीक है, 2 शिलालेख हमको प्राप्त हुए, पहलो और दूसरो, है ना। दूसरो जो शिलालेख जो उनके लिए यह भी माना चाहिए कि बीजक डोंगरी से प्राप्ति हो, कहीं तो यह माना जाए, कहीं यह माना चाहिए कि भीम डोंगरी से प्राप्ति हो। तो ये प्रश्न होगा ना भाई, कसी डोंगरी से दूसरो शिलालेख प्राप्ति हो। पहलो शिलालेख ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि वो काफ़ी जानकारी जो दूसरा शिलालेख के लिए तो सिर्फ एक चीज़ है जो पहले आप ध्यान रख लें ना। दूसरा शिलालेख जो है
दूसरे शिलालेख की खोज कब की? 1871-72 में। किसने की? कार्लाइल ने। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो जो छोटी चीज़ जवान में पहली करा रही हूँ, बाकी फर्स्ट जो शिलालेख जो को यह मानते पूरी जो बेराट सभ्यता से वह हाईलाइटिंग की वजह से आई है। पहला जो शिलालेख था भाब्रू का शिलालेख हुआ बारह। दूसरे शिलालेख की खोज 1871-72 में किसने की? कार्लाइल ने। बस ये प्रश्न आ सकता है दूसरे शिलालेख से। दूसरे शिलालेख से तो केवल ये प्रश्न आ सकता है कि किसने की खोज? तो दूसरे शिलालेख की खोज 1871-72 में कार्लाइल ने की। उसके बाद पहला शिलालेख जिसको क्या बोलते हैं? भाब्रू का शिलालेख। भाब्रू और ये का अलग है ना, भाब्रू का शिलालेख किसने की इसकी खोज? दूसरे शिलालेख से भाब्रू का शिलालेख खोज किसने की? इसकी खोज की 1831-32 में। 1831-32 में किसने की? जिसको हम बोलते हैं कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट या इसको हम रॉबर्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कैप्टन बर्ट या रॉबर्ट ने 1831-32 में भाब्रू के शिलालेख की खोज की। क्या क्या जानकारी मिलती है भाब्रू के शिलालेख से हमको? इससे मिलती है कि मगध का राजा अशोक, मगध का राजा अशोक था। ये जानकारी किससे मिलती है? भाब्रू के शिलालेख से। गोहत्या पर प्रतिबंध के प्रमाण कहाँ से मिले? बेराट सभ्यता से। भाब्रू के शिलालेख से गोहत्या पर प्रतिबंध के प्रमाण मिले। बुद्ध, धम्म और संघ तीनों शब्द कहाँ से मिले हमको? बेराट सभ्यता से, भाब्रू के शिलालेख से प्राप्त हुए। उसके बाद क्या है भाब्रू के शिलालेख के बारे में इंपॉर्टेंट? जो भाब्रू का शिलालेख था वैष्णव या भागवत धर्म का वैष्णव या भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम प्रमाण। वैष्णव भागवत संप्रदाय का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ हमको? भाब्रू के शिलालेख से प्राप्त हुआ। बारह मेन जानकारी जे उसके बाद अब आप इकाई बारह में और चीज़ देखना लिख लीजिए। इन थे न लिखे हो तो वीडियो में थोड़ी बेक कर देख लीजिए। ठीक है, और लिख लीजिए। उसके बाद गाय ची का बारह में भाई की खोज तो ये 1831-32 में ये करे जा, और 1871 में 1831-32 में कौन करे? कैप्टन बर्ट या रॉबर्ट करे। और उसके बाद कार्लाइल 1871 में किया। तो उन दोनों ने क्या किया कि अलग अलग शिलालेख खोज लिया। ठीक है, पूरी सभ्यता ने थोड़ी खोज आ जाए कि एक शिलालेख खोज लिया। तो सभ्यता की खोज किसने की थी? इसकी बेराट सभ्यता की खोज कौन करे जो की खोज? इसकी खोज ये थी 1936 में करे जो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। बेराट सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने 1936 में। और इसका उत्खनन किया था 1962-63 में। किसने किया था? नील रत्न बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित। नील रत्न बनर्जी और कैलाश चंद्र दीक्षित ने इसका बेराट सभ्यता का विस्तृत उत्खनन किया। उसके बाद जब ये उत्खनन हुआ इसका, किसका? बेराट सभ्यता का, तो यहाँ पे जयपुर की सभ्यता है बेराट सभ्यता, विराटनगर जयपुर की। तो उस समय जयपुर के राजा कौन थे? ये भी प्रश्न आ सकता है। तो जयपुर के राजा सवाई राम सिंह के काल में, जयपुर के राजा सवाई राम सिंह के काल में बेराट सभ्यता का उत्खनन किया गया। ठीक है, यहाँ से कलश प्राप्त हुआ। कहाँ से? बेराट सभ्यता से एक कलश प्राप्त हुआ जिसके बारे में माना जाता है कि वो किसका उसमें उस कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। यहाँ से एक कलश प्राप्त हुआ जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां थी। अंडों से एक चीज़ और मिली, नाचते पक्षी की मरण मूर्ति। ठीक है, मरण मूर्ति क्या है अभी बताते हैं आपको।
नाचते पक्षी की मृण मूर्ति, प्रश्न क्या आएगा, नाचते पक्षी की मृण मूर्ति कौन सी सभ्यता से संबंधित है या कहाँ से प्राप्त हुई उसके अवशेष। तो नाचते पक्षी की मृण मूर्ति कहाँ से मिली हमको, बेराट सभ्यता से मिली। मृण मूर्ति क्या है कि मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ, ठीक है, मिट्टी से बनी मूर्ति, मिट्टी से बनी मूर्ति तो क्या बोलते हैं हम, मिट्टी से बनी मूर्ति को हम बोलते हैं मृण मूर्ति। और ये कोडों से मिली आपा ने बेराट सभ्यता से मिट्टी से बनी मूर्तियाँ मिली। नाचते पक्षी की, यहाँ तो मिट्टी से बनी चीज़ें तो लगभग हर सभ्यता में मिली है, और लेकिन नाचते पक्षी की मृण मूर्ति कहाँ मिली है हमको, बेराट सभ्यता से मिली है। उसके बाद लास्ट जो फैक्ट है बेराट सभ्यता के बारे में वो ये है कि हुण शासक, हुण क्या है, एक वो है साम्राज्य है, हुण शासक मिहिर कुल ने इस सभ्यता को नष्ट किया, ठीक है, यह सभ्यता चल रही थी बढ़िया बढ़िया, कौन नष्ट करे इन्हें, हुण शासक, हुण वंश को शासक जो कौन, मिहिर कुल, ढंग से देख लेना आप, मिहिर कुल ने इसको इस सभ्यता को नष्ट किया। आ सकता है कि बेराट सभ्यता को नष्ट किसने किया, तो हुण शासक मिहिर कुल ने नष्ट किया। और ऐसे भी आ सकता है कि हुण शासक मिहिर कुल ने किस सभ्यता को नष्ट किया, बेराट सभ्यता को नष्ट किया। तो बेराट सभ्यता के बारे में यही फैक्ट है, यहाँ मुझे प्रश्न आवलो के बारे सुझाव के चांसेस बहुत कम है। चौथी सभ्यता जो अच्छा आहड़ सभ्यता, तो आहड़ सभ्यता कोडों से संबंधित स्थान देख लो आप। सभ्यता अपन कोडों से मिली वल्लभनगर उदयपुर, वल्लभनगर उदयपुर से मिली आहड़ सभ्यता। नदी कौन सी थी इसके साथ में, कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई, नदी देखते हैं हम। तो आहड़ सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर से हमको प्राप्त हुई। नदी थी इसके साथ आयड़ नदी जिसको हम बोलते हैं, या बेड़च नदी, या जिसको हम क्या बोलते हैं बनास नदी। आयड़ नदी, बेड़च नदी या बनास नदी इसको कहा जाता है। आहड़ सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई हमको, वल्लभनगर उदयपुर से प्राप्त हुई। और इसको कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, आयड़ नदी, बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे विकसित हुई। और उपनाम, इसके उपनाम महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से उपनाम है आहड़ सभ्यता के, इसके उपनाम है धूलकोट, अघाटपुर, बनास संस्कृति, महासातियों का टीला, ठीक है। तो आहड़ सभ्यता है अपनी कहाँ से प्राप्त हुई, स्थान है वल्लभनगर उदयपुर। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, आयड़ नदी, और इसी आयड़ नदी को क्या बोलते हैं बेड़च नदी, इसी नदी को क्या बोलते हैं बनास नदी भी बोलते हैं। उपनाम क्या है इसका, धूलकोट, अघाटपुर, बनास संस्कृति, क्योंकि बनास नदी के किनारे विकसित हुई इसलिए बनास संस्कृति, और महासातियों का टीला इस सभ्यता को कहा जाता है, ये इसके उपनाम है। उसके बाद खनन किया 1956 में, किसने किया, रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसका उत्खनन सबसे पहले 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, और उसके बाद 1961 में किया था किसने, HD सांकलिया व VN मिश्र ने इसका उत्खनन किया। बाद आहड़ सभ्यता को क्या कहा जाता है, इस सभ्यता को मृतकों के टीले की, जो आहड़ सभ्यता थी इस सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। किस सभ्यता को मृतकों की टीले की सभ्यता कहा जाता है, तो आहड़ सभ्यता को मृतकों की टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। एकमात्र तांबा गलाने की भट्टी, एकमात्र तांबा गलाने की भट्टी यहाँ से प्राप्त हुई। तो कई सारी सभ्यताएं हैं, यहाँ से कई सारी सभ्यताएं जहाँ से कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई। तो आहड़ सभ्यता से तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई, और एकमात्र यहीं से ही प्राप्त हुई है। जैसे गणेश्वर सभ्यता है उसमें तांबे की कई चीज़ें प्राप्त हुई, और ताम्रयुगीन सभ्यता भी उसको कहा जाता है, लेकिन तांबा गलाने की भट्टी सिर्फ कहाँ से प्राप्त हुई हमको, आहड़ से प्राप्त हुई। जो आहड़ सभ्यता थी यहाँ पे पानी सुखाने की चक्रकूप,
ठीक है। यहाँ पे जो आर्य सभ्यता है, आर्य सभ्यता कहाँ पे, बल्लभनगर उदयपुर में। यहाँ से पानी सुखाने की चक्रकूप पद्धति, चक्रकूप पद्धति कहाँ से संबंधित है, आर्य सभ्यता से। प्रश्न आ सकता है कि चक्रकूप पद्धति कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो आर्य सभ्यता से संबंधित है। या प्रश्न आ सकता है कि आर्य सभ्यता में पानी सुखाने के लिए कौन सी पद्धति का उपयोग किया जाता था, तो चक्रकूप पद्धति का उपयोग किया जाता था। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि इस सभ्यता के इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण उपलब्ध हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ से एक बेल की मूर्ति प्राप्त हुई। यहाँ से जो आर्य सभ्यता, यहाँ से एक बेल की मूर्ति प्राप्त हुई जिसको हम क्या बोलते हैं, बनासियन बुल। तो आर्य सभ्यता में बस यही प्रश्न आएंगे, इनसे ज़्यादा कोई प्रश्न आएगा नहीं, लगता नहीं है। ठीक है। आर्य सभ्यता क्या देखते हैं हम, स्थान कहाँ है, बल्लभनगर उदयपुर में है। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई, आयड नदी, बेड़च नदी या बनास नदी के किनारे विकसित हुई। उपनाम क्या है, धूलकोट, आगाटपुर, बनास संस्कृति, महासातियों का टीला। उत्खनन 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। खोज 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की। उत्खनन 1961-62 में HD सांकलिया और VN मिश्र ने किया। इस सभ्यता को मृतकों के टीले की सभ्यता भी कहा जाता है। एकमात्र तांबा गलाने की भट्टी आर्य सभ्यता से प्राप्त हुई। पानी सुखाने के चक्रकूप पद्धति कहाँ संबंधित है, आर्य सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने और 8 बार बसने के प्रमाण उपलब्ध है। और यहाँ से एक बेल प्राप्त हुआ जिसको हम क्या बोलते हैं, बनासियन बुल कहते हैं। तो ये जानकारी थी आर्य सभ्यता के बारे में। अगली सभ्यता है वो बालाथल सभ्यता। तो इसके बारे में ज़्यादा कोई इतनी जानकारी 6 को ना रही मात्रा को फैक्ट कौन जहाँ प्रश्न आओ, लेकिन फिर भी देख ली थोड़े सूची है। मतलब स्थान कहाँ है इसका, स्थान कहाँ पर है, मिली है ये बल्लभनगर उदयपुर से, वहीं से प्राप्त हुई है। ठीक है। जहाँ से अपनी आर्य सभ्यता प्राप्त हुई है वहीं से बालाथल सभ्यता भी प्राप्त हुई है। और इसकी खोज कब की गई, 1993 में। किसने की, VN मिश्र ने की। यहाँ से खास बात क्या है इसकी, यहाँ से U आकार के चूल्हे प्राप्त हुए। प्रश्न आ सकता है कि U आकार के चूल्हे प्राप्त कहाँ से, कौन सी सभ्यता से U आकार के चूल्हे प्राप्त हुए, तो बालाथल सभ्यता से। बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र, बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र कहाँ से प्राप्त हुआ, बालाथल से प्राप्त हुआ। बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र किस सभ्यता से, बेराट के बाद बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ, तो किससे प्राप्त हुआ, बालाथल सभ्यता से। यहाँ से दुर्गनुमा घर मिला जिसमें 11-12 कमरे थे। तो ये बालाथल सभ्यता हो गई अपनी। और यहीं से यहीं से प्रश्न आएगा। इन्हीं महत्वपूर्ण सभ्यताएं जो आर्ट एंड कल्चर हमने शुरू किया था, प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ रहे हैं उसमें। और 5 सभ्यताएं आज हमने देखी, और पांचों की सभ्यताओं के बारे में जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है। यकीन मारो मेरा ये सिलेबस इतना विस्तृत है और उसको पढ़ पाना अपने आप में बड़ी बात है। जो हम कराएंगे टॉपिक, आप उन फैक्ट्स को, ये मेन फैक्ट्स हैं। और हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में जितने पेपर हुए हैं उनमें से, इन्हीं टॉपिक्स में से यही प्रश्न गिने चुने पूछे गए हैं। यही पास रखें और तैयारी करें। करंट अफेयर्स को साथ में लेके चलें और कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, आप आराम से उसको निकाल सकते हैं हमारी वीडियोस को देखकर ही। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो और इसी तरह अपनी पढ़ाई जारी रखो।